प्रेतवाधित वन। धारुन कोयम्बटूर जिले के वलपराई के एक महत्वाकांक्षी दृश्य कलाकार हैं। वह पहली बार में मलयालम फिल्म उद्योग में एक दृश्य प्रभाव डिजाइनर बनने का सपना देखता है। हालांकि वह पहले से बसे दृश्य कलाकारों द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि वह इस क्षेत्र में नया है। इसके बाद उन्होंने तमिल उद्योग में आने का फैसला किया। कई दृश्य डिजाइनरों के सहायक के रूप में काम करने की कई असफल कोशिशों के बाद पीएस राजू नाम का एक व्यक्ति उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत है, लेकिन उसे एक शर्त देता है। पीएस राजू को केरल के अथिरापल्ली झरने के पास स्थित एक आरक्षित और घने वर्षावनों के बारे में उनके कई दोस्तों द्वारा सूचित किया गया था। कई लोग इस जगह को खतरनाक होने का दावा करते हैं और इसमें वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों सहित घुसने की आशंका जताते हैं। कुछ अधिकारियों ने एक बोल्ड और सक्रिय युवा को जंगल में प्रवेश करने के लिए कहा, ताकि जंगल के बारे में कुछ जांच की जा सके और यह गतिविधियां हो। इसके बाद पीएस राजू ने धारुन को इस मिशन को पूरा करने के लिए कहा, क्योंकि वह एक साहसिक लड़का है और इस मुद्दे को जल्दी से हल कर सकता है। जैसा कि वह चाहता था कि उसके सपने सफलतापूर्वक पूरे हों, धारुन इस जोखिम भरे मिशन को पूरा करने के लिए सहमत हैं। कुछ वन रेंज अधिकारियों की पूर्व अनुमति से धारुन ने उस जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। खुद के अलावा धारुन अपने कुछ दोस्तों को भी मनाता है, जैसे विष्णु, चरण, उनके प्रेमी धरिणी और ऋतिक, जिनके पास भी साहसी क्षणों की प्रशंसा करने के सपने हैं। हालांकि उसने उन्हें खतरों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जो जंगल में मौजूद होने की अफवाह थी। वन अधिकारी राम उन्हें जंगल के द्वार में गिरा देते हैं। दोस्तों, सावधान रहें और सभी बेहतरीन इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करें। राम ने कहा कि वे सहमत हैं। जैसे ही वे अपना पैर जंगल में डालते हैं, सूखी पत्तियां चारों ओर उड़ने लगती हैं, पेड़ इधर उधर जाने लगते हैं। जंगल के चारों ओर भारी हवाएं चलती हैं। कुछ मिनटों के बाद पूरी जगह गहरा हो जाती है। धारुन, क्या हम जंगल में प्रवेश करेंगे? ऋतिक से पूछा। हाँ दा, चलो जंगल में चलते हैं, धारिणी ने कहा। जैसे ही वे जंगल में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, चारण डर जाता है और अपने चेहरे के भावों के माध्यम से किसी प्रकार का तनाव दिखाता है। ये देखते हुए धारुन पूछता है, अरे, आप इस दा से बहुत डर क्यों रहे हैं? मुझे घबराहट होती है दा। इस जगह पर सब कुछ अंधेरा है। क्या हमें जोखिम लेना चाहिए? चरण से पूछा। धारुन जवाब देते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें ये जोखिम उठाना होगा। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। हमें प्रयास करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। चरण आश्वस्त हो जाता है और जैसे ही वे जंगल में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, विष्णु एक विषैले सांप को देखते हैं, जो जहर के साथ फिशिंग करते हैं। इसके अलावा इसने उसे काटने की कोशिश की और उसकी गर्दन को घेर लिया। घबराकर वह मदद के लिए चिल्लाता है और ऋतिक उससे पूछता है, अरे, क्या हुआ दा? अरे, एक विषैला सांप मेरी गर्दन दा में जहर के साथ फिश कर रहा था, विष्णु ने कहा। हालांकि उनके गले में कुछ भी नहीं था और ऋतिक ने उन्हें प्रैंक करने के लिए डांटा। जंगल में जाते समय ऋतिक को एक बड़ा जहरीला मकड़ी दिखाई देता है। इसके अलावा उसके पैर और बुरी तरह से डर के मारे चिल्लाते हैं। अरे ऋतिक, क्या हुआ? धारुन ने पूछा। ऋतिक ने कहा, अरे, ये स्पाइडर मेरे पैर दा के अलावा था। इसे देखने पर चरण उसे कहता है, देखो कि बारीकी से दा, वह मकड़ी नहीं है, ये जोंक है। जंगलों और पानी वाले इलाकों में ये आम है। जल्दी आओ। जाते समय विष्णु ऋतिक से कहते हैं, मैंने पहले ही आपको सही बताया था, इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। जब वे जंगल के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, धारुन और धारिणी ने एक परित्यक्त महल कबूतरों और धूल से घिरा हुआ को नोटिस किया। अरे धारुन, क्या हम एक दिन इसी पैलेस में रहेंगे? ऋतिक से पूछा। चूंकि धारुन खुद थका हुआ और बेचैन हो गया है, वह सहमत है और वे विला में शरण लेने का फैसला करते हैं। हालांकि विला में प्रवेश करते समय धारुन अचानक रुक जाता है, चूंकि प्रवेश द्वार में एक बड़ा मकड़ी लटका हुआ था। उस मकड़ी को देखकर ऋतिक भयभीत हो जाता है और वह डर के मारे पसीने छूटने लगता है। पैलेस में जाते समय
विष्णु एक कांच के बक्से में विषैले सांप को देखते हैं। वह पहचानता है कि ये सांप ही था जिसने उसकी गर्दन को घेर कर उसे काटने की कोशिश की थी। इस बारे में याद करते हुए विष्णु और ऋतिक दोनों भयानक और भय महसूस करते हैं। अगले दिन यहाँ तक कि चरण, धरुण और धरिणी ने पैलेस में कुछ मनोरम गतिविधियों को नोट किया। वे मछली, मटन और चिकन जैसे नॉन-वेज देखते हैं और किसी के द्वारा पकाया जाता है। धरुण को जंगल में कुछ संदेह होने लगता है और इसके बाद वह अपने एलवीडी लेंस कैमरे के माध्यम से महल और जंगल के दृश्य लेता है। वह छवियों को PS राजू और राम को भेजता है। प्रभावित होकर राम आगे समूह को जगह में और उसके आसपास होने वाली घटनाओं की जांच करने के लिए कहता है। धीरे धीरे महल के वानिकी पक्ष गहरे हो जाते हैं और चारों ओर के कमरों में रोशनी बंद हो जाती है। इस समय धारिणी एक मृत घोड़े की बेईमानी और सड़ी हुई गंध को नोटिस करती है। वह भयभीत होकर मृत घोड़े का स्थान देखने चली गई। हालांकि वो गलती से एक स्टोर रूम में घुस जाती है। वहां वो कुछ पारंपरिक चाकू, हथियार और एक कीमती सोने के आभूषण को देखती है जो बहुत चमकता है। इसी बीच धरुण अपने दोस्तों के साथ धारिणी को खोजता है। आखिरकार वे शोरूम में प्रवेश करते हैं और उससे मिलते हैं। अरे धारिणी, हम सब तुम्हें कहाँ खोजे? क्या तुम यहाँ ही हो? धारुण से पूछा। हाँ धारुण, मैं केवल यहाँ था। इस सोने के आभूषण को एक बार देखिए, धारिणी ने अपने दोस्तों और धारुण को दिखाते हुए कहा। ये कीमती लग रहा है, ऋतिक ने कहा। लेकिन ये क्यों चमक रहा है? चरण से पूछा। यह एक पुराना सोने का आभूषण है। इसका इस्तेमाल तमिल शासकों नामली चेरा, चोल और पांड्य के समय में किया गया था। वे इसे अपना भगवान मानते हैं, इसलिए ये बहुत चमकता है, धारुण ने कहा। धारुण को छोड़कर जब अन्य सभी ने आभूषण को छुआ, वे तुरंत अपने हाथों को लेते हैं, सदमे को सहन करने में असमर्थ। इसके अलावा ये पांचों एक घोड़े में उनके अलावा एक बुरी आत्मा का सामना करते हैं। डर कर सब भाग जाते हैं। उस भूत और आभूषणों की फोटो खींचकर धरन अकेला देर से आता है। हालांकि जैसे ही पांचों जंगलों से भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, वे सांप और मकड़ी को देखते हुए उनका पीछा करते हैं। वह दुष्ट आत्मा अब उन पांचों को पकड़ लेती है और विषैले सांप और मकड़ी को अपने आदेशों से नियंत्रित करती है। तुम कौन हो? हमें क्यों पकड़ा है? धारुण ने पूछा। पहले आप सभी कौन हैं? आप इस जंगल में क्यों आए? इसके अलावा आरक्षित और खतरनाक होने के लिए कहा गया। भावना से पूछा। क्योंकि हमें जंगल में मौजूद खतरों को जानना चाहिए था, पांचों ने कहा। कृपया हमें छोड़ दो, हम इस जगह से बचना चाहते थे, विष्णु ने कहा। यह असंभव है। जब तक मैं आपको आदेश नहीं देता, तब तक आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जब आप फिर से विला में प्रवेश करते हैं, भावना ने कहा। सभी पांचों को फिर से एक ही पैलेस में फेंक दिया गया। उस समय धरुण ने छत में एक राजा की तस्वीर को नोटिस किया और उसे ले गया। अपनी तस्वीर के पीछे उन्होंने एक नंबर 0-0 नोटिस किया, जो एक अलग लिखावट शैली में लिखा गया था। उलझन में वह धारिणी से पूछता है। एक प्रशिक्षित शतरंज खिलाड़ी होने के नाते वह उससे कहती है कि ये शतरंज के नाम में राजा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है। मुझे लगता है जो भावना हमें मिली है वो एक राजा है, धारुण ने कहा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऋतिक ने पूछा। बोलने की उनकी शैली और हमें संभालने का तरीका, इससे मुझे लगता है कि क्या वह एक राजा है। दोस्तों ने घर में उसके बारे में और अधिक खोज करने का फैसला किया। हर कमरे की खोज करते हुए वे अंततः एक पुरानी मूर्तिकला पुस्तक में आते हैं, जिसे ताड़ के पत्तों में लिखा गया है। धरुण उसे पढ़ने लगता है। कहानी अब 16वीं सदी में लौटती है। बताई गई आत्मा का नाम रत्नास्वामी नायर है। वह अथिरापल्ली साम्राज्य मद्रास राष्ट्रपति के अधीन तत्कालीन क्षेत्र का राजा था। ये स्थान अच्छे जल संसाधनों, बहुत सारे वन्य जीवों और वन संसाधनों से समृद्ध था। इन चीजों के कारण कई अन्य भारतीय राजवंश और विदेशी लोग, जिनमें चीनी,
मुस्लिम शासक और ब्रिटिश साम्राज्य शामिल थे को जलन महसूस हुई। चूंकि ये जगह तांबे और बॉक्साइट संसाधनों से समृद्ध है, कुछ चीनी इसे जगह से हथियाने का इरादा रखते हैं। इसके बाद जगह में प्रवेश करने के लिए वे कुछ भारतीय राजवंशों की मदद लेते हैं। वे सभी रत्नास्वामी नायर के साथ एक युद्ध आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। युद्ध को देखते हुए वह भगवान शिव के सामने कीमती सोने के आभूषण के साथ अनुष्ठान और प्रार्थना करते हैं। आगे नायर ने भगवान शिव से अनुरोध किया, इन स्थानों में संसाधनों का किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इस आभूषण की जमकर रक्षा की जानी चाहिए। जब कोई भी अजनबी इस जंगल की पर्यावरणीय स्थिति को नष्ट करने के लिए आता है, तो इस आभूषण को इस तरह की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस भूमि आगे इस आभूषण को केवल एक शक्तिशाली और साहसिक स्वभाव वाले व्यक्ति द्वारा ही छुआ जा सकता है। यदि बाकी लोग स्पर्श करते हैं तो उन्हें झटका प्रसारण मिलेगा। ये जानते हुए भी कि वह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण युद्ध नहीं जीत सकते, उन्होंने ऐसा बनाया है। बिगड़ती सेहत के अलावा नायर ने भारतीय राजवंश और चीनी सेना की जमकर लड़ाई की और आखिरकार उन्हें हरा दिया। हालांकि फाइनल में चीनी विजयी हुए। चूंकि नायर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर देता है और उन्होंने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। हालांकि जब से उन्होंने भूमि की रक्षा के लिए अनुष्ठान किया है, उनमें से सभी को नायर की आत्मा, विषैले सांप और मकड़ी द्वारा मार दिया जाता है। तब से उन्होंने उन लोगों को मार डाला जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के लिए गलत इरादे से इन जंगलों में प्रवेश करने की कोशिश की। वर्तमान में पुस्तक पढ़ने पर दोस्तों को दोषी महसूस होता है और आगे किसी भी कीमत पर जंगल से भागने की कोशिश करता है। इससे पहले धारुन गलती से सोने के आभूषण को छूते हैं। इसके बाद जंगल की रक्षा करने के लिए अपने पुराने कर्तव्यों पर वापस जाता है। पहली बार जब उसने छुआ तो ये शक्ति खो गई। धारुन ने धारिनी को सांप जो उसे काटने वाला था से बचाया और वे सभी जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। इससे पहले धारुन अपना एलवीडी कैमरा लेता है। वे जंगल से भाग जाते हैं और प्रवेश द्वार तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं, जबकि आकाश का गहरा पक्ष धीरे धीरे नीले रंग में बदल जाता है। कुछ दिनों बाद धारुन ने कुछ दृश्य फोटो प्रस्तुत किए जो उसने जंगल से लिए और उसे पी.एस. राजू को सौंप दिया। इन फोटोज को देखकर वह काफी प्रभावित हैं। अच्छी तरह से किया गया है धारुन। मुझे इस प्रकार के फोटो की उम्मीद थी, केवल पी.एस. राजू ने कहा, सर, मुझे लगा कि आपने हमें जांच करने के लिए भेजा है। धारुन ने कहा, नो धारुन, मैं एक आने वाली फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ जिसे हॉन्टेड वन के नाम से जाना जाता है। उसके लिए मैं कुछ गहरे दृश्य स्थानों और कुछ भयानक छवियों की कामना करता हूँ। इसलिए मैंने आपको आपके बोल्ड और बहादुर स्वभाव के कारण भेजा है। राजू, सर, फिर वो अफवाहें? धारुन ने पूछा, ये सब एक नकली एक पा है। मैंने आपको जंगल में प्रवेश करने के लिए समझाने के लिए कहा था। यहाँ तक कि राम मेरी योजनाओं के बारे में जानते हैं। पी.एस. राजू ने कहा। धारुन मुस्कुराते हैं और खुद से कहते हैं कि वे कहानियाँ जिन्हें उन्होंने फंसाया था, उन्हें और उनके दोस्तों ने अपने जीवन में देखा है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।